नमस्कार, मैं दुर्गेश सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका सिटी 24 उज्जैन में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। महापौर एवं निगम आयुक्त ने निरीक्षण कर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कार्य 2 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए। स्विमिंग पूल कम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेज 2 के अंतर्गत रेस्टोरेंट, लेजर पूल, क्लब हाउस, जिम्नेशियम, मल्टीपर्पस हॉल, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, प्रोफेशनल डाइविंग पूल के साथ ही बॉक्स क्रिकेट, स्केटिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस का निर्माण किया जा रहा है। महापौर मुकेश टटवाल एवं निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह द्वारा सोमवार को नगर पालिक निगम एवं स्मार्ट सिटी द्वारा 28 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल कम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेज 2 के प्रचलित कार्यों का निरीक्षण किया गया एवं 2 माह में शेष कार्यों को गति प्रदान करते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम मुख्यालय के पीछे निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करते हुए महापौर मुकेश टटवाल ने निर्देशित किया कि शेष कार्यों को गति प्रदान की जाए। कार्य पूर्ण होने पर ऑपरेशन मेंटेनेंस हेतु टेंडर जारी किए जाए। स्विमिंग पूल एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर आसपास की भूमि से झाड़ियां व अतिक्रमण हटाए जाए। इस दौरान एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी, जोन अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। हमारे छत्रपति शिवाजी परिसर के अंदर फेज 2 के अंदर उज्जैन वासियों के लिए नगर पालिका निगम और स्मार्ट सिटी के द्वारा एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया गया है, जिसका भव्य रूप से उसमें सारे खेलों के लिए स्थान दिए गए हैं। स्विमिंग पूल बनाया गया है, उसमें रेस्टोरेंट है, उसमें 6 कमरे हैं और सारी प्रकार की सुविधाएं जो एक उच्च स्तर की होना चाहिए वो हमारे उज्जैन में मिलेगी। टेबल टेनिस से लेकर के, जिम से लेकर के, स्विमिंग पूल से लेकर के रेस्टोरेंट, ये सारी सुविधाएं एक ही परिसर के अंदर सभी लोगों को मिलने जा रही है। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर उज्जैन के जनप्रतिनिधियों ने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर प्रसन्नता व्यक्त की और बधाइयां दी। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर शहर में हर तरफ हर्ष का माहौल है। सभी के द्वारा शुभकामना संदेश दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, महापौर मुकेश टटवाल, वरिष्ठ पदाधिकारी, महामंत्री, एमआईसी सदस्यों, जोन अध्यक्ष व पार्षदों के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए गए और पूजन अर्चन की गई। साथ ही उज्जैन शहर से मुख्यमंत्री बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मिठाई वितरण किया गया और बधाइयां दी गई। बड़ा ही गर्व का दिन है कि हमारे उज्जैन के हमारे नेता, हमारे दक्षिण से विधायक डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। बाबा महाकालेश्वर से हमने प्रार्थना की है, बाबा महाकालेश्वर के प्रति हमने आभार व्यक्त किया है और हमने कामना की कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश और उन्नति करे और हमारे उज्जैन का, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं, तीनों लोगों से न्यारी नगरी बनानी है, तो उस न्यारी नगरी बनाने का जो सपना है उसको हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी और हम सब लोग मिलकर के पूरा करेंगे। उज्जैन में उद्योगों की बाहर आएगी। उज्जैन के सारे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, बड़े माँ शिप्रा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, सड़कों के निर्माण को लेकर के हो, ये सारे काम पूरे होंगे। जय श्री महाकाल। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर सुदाम खड़े ने महाकाल मंदिर परिसर में नवनिर्मित अवंतिका प्रसादम का निरीक्षण किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में नीलकंठ पथ के समीप उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे अवंतिका प्रसादम का खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े द्वारा नगर निगम कमिश्नर एवं कार्यकारी निदेशक स्मार्ट सिटी लिमिटेड रोशन सिंह एवं उज्जैन स्मार्ट सिटी के अधीक्षक अभियंता नीरज पांडे के साथ निरीक्षण किया गया। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे अवंतिका प्रसादम में श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित खान पान उपलब्ध कराने एवं स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन मध्य प्रदेश द्वारा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान एवं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से देश की सर्वश्रेष्ठ क्लीन स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना है। यहाँ पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को मालवा के प्रसिद्ध विभिन्न स्वच्छ सुरक्षित व्यंजनों की उपलब्धता के लिए लगभग 50 फूड स्टॉल आवंटित किए जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा उक्त किए गए कार्यों की सराहना कर प्रशंसा की गई। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी वसंत दत्त शर्मा और BS देवालिया भी उपस्थित रहे। सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिकोत्सव रंगारंग कार्यक्रम के साथ पूर्ण हुआ। सेंट पॉल कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में मिडिल सेक्शन के विद्यार्थियों के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित वार्षिकोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के अध्यक्ष उज्जैन प्रांत के धर्म अध्यक्ष महामहिम बिशप सेबास्टियन डकवेलम, मुख्य अतिथि प्रोफेसर श्री विजय कुमार CG, कुलपति महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन तथा गेस्ट ऑफ ऑनर मदर प्रोविंशियल सिस्टर पवित्रा CMC भोपाल के कर कमलों के द्वारा हुआ। विद्यालय के मैनेजर फादर जेकब निरप्पल, प्राचार्य सिस्टर मेरिन थेरेस, विद्यालय की सेक्रेटरी श्रीमती बीना जोसेफ, श्रीमती वेखरी केलकर, विद्यालय के कप्तान हितांश जैन तथा भाविका अडवाणी द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। स्वागत भाषण विद्यालय के मैनेजर फादर जेकब निरुप्पल के द्वारा दिया गया। 5वीं से 8वीं कक्षा के द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियों का प्रदर्शन किया गया। विश्व के विभिन्न देशों की नृत्यों की झलक से लाजवाब प्रदर्शन ने सभी को अभिभूत कर दिया। फिट वर्ल्ड में संगीत की धुन पर लाठी प्रदर्शन, बास्केटबॉल, मार्शल आर्ट और एरोबिक्स के सुंदर समन्वय द्वारा विद्यार्थियों ने दर्शकों को सेहत और खुशनुमा जीवन के सूत्र प्रदान कर मंत्रमुग्ध कर दिया। हिंदी नाटक में नन्हे अभिनेताओं ने वर्तमान समय की ज्वलंत समस्या सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग पर व्यंग्य करते हुए लोगों को रील से हटकर रियल जीवन जीने की ओर प्रेरित किया तथा गुदगुदाया। माइम के माध्यम से पर्यावरण की ओर जागरूकता करने का संदेश दिया गया। साउल से सेंट पॉल बनने की कहानी को हिंदी स्क्रिप्ट के माध्यम से अभिव्यक्त कर सभी को भाव विभोर कर दिया गया। कथक नृत्य, वेस्टर्न डांस और फेस्टिवल डांस की धमाकेदार प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। G20 के रूपक के माध्यम से विद्यालय की उपलब्धियों का ब्यौरा देकर अप्रतिम और प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय की प्राचार्या सिस्टर मेरिन थेरेस द्वारा विद्यालय की उपलब्धियों का विवरण दिया गया। ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्रों के माध्यम से सूरमयी प्रस्तुति ने मन के तारों को झनकृत कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम गीत का प्रदर्शन काबिले तारीफ था। कार्यक्रम की अंतिम और प्रभावशाली प्रस्तुति ग्रैंड फिनाले ने दर्शकों के हृदय को आलोकित कर दिया। छोटे छोटे बच्चों की प्रभावशाली एंकरिंग ने सबको रोमांचित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष महामहिम बिशप द्वारा अपने उद्बोधन में कार्यक्रम की सफलता पर बधाई देते हुए प्रसन्नता व्यक्त की गई। मुख्य अतिथि द्वारा विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सराहा गया और कहा कि बच्चे राष्ट्र के निर्माता है, उद्धरण से ही पृथ्वी पर परिवार बनता है। विद्यालय की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित वार्षिकोत्सव की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। गेस्ट ऑफ ऑनर सिस्टर पवित्रा के द्वारा भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनकी मेहनत और प्रतिभा को सराहा गया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय के कैप्टन हितांश जैन और भाविका अडवाणी के द्वारा और आभार प्रदर्शन किया गया। विद्यालय की उप प्राचार्य सिस्टर स्नेहा और KC जैक्सन के द्वारा प्रभारी सिस्टर विनिया रोज के मार्गदर्शन में कार्यक्रम सफल हुआ। वर्ष 2023 की अंतिम अमावस्या 12 दिसंबर को मंगलवार के दिन रही। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताएं इस खास दिन पितरों का तर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का खास महत्व माना गया है। मगर अमावस्या किसी महीने में सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस विशेष दिन में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंडित आनंद ने बताया कि मान्यताओं के अनुसार मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या का व्रत और पूजन करने से हनुमान जी के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है
और कुंडली के मंगल दोष और पितृ दोष से राहत मिलती है। कर्ज में डूबे हुए लोगों को भी इस अमावस्या की पूजा से कर्ज से राहत मिलती है। घर में सुख, शांति और वैभव मिलता है। जो भी बताया भगवती अम्मा से इसमें कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी को विशेष बताया क्या? आज भगवती अमावस्या जी, इसमें अमावस्या का मुख्य आज का जो दिन कहा गया है, इसी समय कहा गया है कि जो महाभारत काल था उस समय गीता जी का जो ज्ञान हुआ था, गीता जी का ज्ञान इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और इसी दिन जो है नव वर्ष की शुरुआत भी हुई थी, ऐसा कहा जाता है। इसी दिन नव वर्ष की शुरुआत भी कहा गया था कि नया साल चालू हुआ है। और उसके पश्चात आज ही के दिन पीपल की जड़ों में भगवान विष्णु लक्ष्मी का पूजन होता है और भगवान हनुमान जी महाराज का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा शाम के समय पीपल के जड़ में दीपक लगाने से कर्ज की मुक्ति होती है। और सभी दोषों को, कुंडलियों के दोषों को निवारण हेतु इस भौमती अमावस्या का जो है व्रत भी किया जाता है। और कहा जाता है कि इसी अमावस्या के दिन अनेक कार्य करने से इसका अत्यंत लाभ होता है। और यहाँ पर अमावस्या का स्नान भी किया जाता है जिससे पापों की मुक्ति होती है। अनेक दैविक नदियों में स्नान करने, गंगा स्नान आदि स्नान करने से, जो क्षेत्रीय नदी है उनमें स्नान करने से अब जो भी किए गए पाप है कर्म, उनका पाप कर्मों का नाश करने के लिए इसका व्रत किया जाता है। तथा इस उपलक्ष्य में सभी को यह करना चाहिए कि रात्रि के समय पीपल के जड़ों में दीपक लगावे और भगवान विष्णु लक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा समृद्धि बनी रहे। और आज के दिन कहा गया है कि आवश्यक करके कलह से बचना चाहिए, क्योंकि जो आज के दिन अपने घरों में कलह आदि करता है तो उसमें दारिद्र्यता का वास होता है। इसलिए आज के दिन कलह से बचे। और मुख्य महत्व इसका कहा गया है कि कर्ज मुक्ति के लिए भौमती अमावस्या को कुछ उपाय कहे गए, उन उपायों को करना चाहिए, जिसमें से एक उपाय तो हम बता चुके हैं कि पीपल के पेड़ों में दीप जलाना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे घर की दारिद्र्यता आदि दूर रखें। यूआईपीएस छात्र तनिष्क भावसार को मलखंभ प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त हुई। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 10/12/2023 को किया गया था। उक्त प्रतियोगिता में उज्जैन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के बी फार्मा द्वितीय वर्ष के छात्र तनिष्क भावसार ने एकल प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया एवं 3 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में चयन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिनांक 21/12/2023 को जयपुर के लिए रवाना होंगे। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक श्री सत्यनारायण जी जायसवाल, चेयरमैन श्री विवेक जी जायसवाल, ग्रुप डायरेक्टर श्री ध्रुव जायसवाल, प्राचार्य डॉक्टर हेमंत जोशी, AIT प्राचार्य डॉक्टर मुकेश कुमावत, स्पोर्ट्स इंचार्ज प्रोफेसर अमित रघुवंशी, प्रोफेसर नरेंद्र यादव, प्रोफेसर शशांक शर्मा आदि ने छात्र को बधाई दी एवं आगामी कार्यक्रम हेतु शुभकामनाएं प्रदान कर उज्जवल भविष्य की कामना की। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। उज्जैन आए स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खड़े ने चरक भवन में चल रही मरीजों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और उचित दिशा निर्देश दिए। उज्जैन आए स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े द्वारा चरक अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा, चरक प्रभारी डॉक्टर निधि जैन,
हॉस्पिटल मैनेजर सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आयुक्त ने ब्लड बैंक पैथोलॉजी टेस्ट के लिए चरक में बनाई गई सेंट्रल लैब का निरीक्षण किया गया। साथ ही व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन के निर्देश दिए। निरीक्षण के बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर पी.एन. वर्मा ने बताया कि आयुक्त जी ने जो निर्देश दिए हैं उनका पालन किया जाएगा। के लिए क्या निरीक्षण किया सर उन्होंने? जो IPHL लैब है इसके बारे में वो लोग कमिश्नर साहब आए थे देखने के लिए कितना काम हो गया है, आप हो गया है तो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कुछ देखा भी और संतुष्ट भी हैं, कुछ मार्गदर्शन भी दिए हैं जिनके लिए। और हाँ, ये जो ब्लड बैंक के हैं और भी दूसरे SSD के हैं उसके बारे में बताया कि काम आप कर रहे हैं। डॉक्टर विजय गर्ग ने कोलकाता में आयोजित 75वें अखिल भारतीय हृदय रोग सम्मेलन में अतिथि के रूप में उपस्थित होकर उद्बोधन दिया। कोलकाता में आयोजित 75वें अखिल भारतीय हृदय रोग सम्मेलन जो कि 7 से 10 दिसंबर को आयोजित था, उसमें संभाग के डॉक्टर विजय गर्ग ने अपना अतिथि उद्बोधन दिल की गति को उपयोग में आने वाली नई दवाई रेनोलॉजिन और इवाब्रेडिन पर हृदय रोग विशेषज्ञ को अपने अनुभव एवं उपयोगिता के बारे में बताया। उपरोक्त दोनों दवाई के नुकसान भी कम होते हैं और फायदे ज़्यादा। किसी भी उम्र के मरीज इसका उपयोग कर सकते हैं। सम्मेलन में डॉक्टर गर्ग ने एक वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षता भी की, जिसमें स्मार्ट वॉच की दिल की बीमारी को पहचानने में क्या उपयोगिता है उसके बारे में चर्चा हुई। सम्मेलन की विशेष बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कार्डियफ MRI, कार्डियफ CT OCT एवं कई नई विधियों के बारे में भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने सम्मेलन में अपने अनुसंधान बताए। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता हृदय रोग की बीमारी को जानने एवं इलाज में मील का पत्थर साबित होगी। सम्मेलन की सफलता के लिए डॉक्टर विजय गर्ग को डॉक्टर विमलेश पाटीदार, डॉक्टर विजय अग्रवाल, डॉक्टर सुरेश बेंडवाल, डॉक्टर कर्नल व्यास ने बधाई दी। सम्मेलन में करीब 3200 भारतवर्ष के हृदय रोग विशेषज्ञ एवं 30 अंतर्राष्ट्रीय हृदय रोग विशेषज्ञ ने अपने विचारों का आदान प्रदान एवं अनुभव बताए। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 75वां अखिल भारतीय हृदय रोग सम्मेलन जो कि कोलकाता में 7 से 10 दिसंबर को आयोजित था, उसमें मैंने अतिथि उद्बोधन दिया। उज्जैन संभाग के लिए भी बड़ी बात है। मुख्य बात ये थी कि जो अतिथि उद्बोधन था वो नई दवाएं हृदय रोग की गति रोकने के लिए पर मैंने दिया, जो कि रेनोलॉजिन, इवाब्रेडिन के नाम से आती है। अभी तक जो पुरानी दवाएं थी उसके कारण साइड इफ़ेक्ट बहुत होते थे, नुकसान बहुत होते थे, पर इन दवाओं के नुकसान कम होते हैं, किसी भी उम्र में दिया जाता है और फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी मुख्य बात थी कि एक वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षता भी मैंने करी। आजकल का ज़माना डिजिटलाइजेशन का हो गया, जिसके अंतर्गत हाथ फ्री होकर हृदय रोग के बारे में मालूम करना। स्मार्ट वॉच का ज़माना आ गया है, जिससे कि हम हृदय रोग के बारे में, मरीज की गति के बारे में, मरीज की ब्लड प्रेशर के बारे में, मरीज के कोई तकलीफ हो उसके सिग्नल के बारे में हम स्मार्ट वॉच से मालूम कर सकते हैं। उस सत्र की अध्यक्षता भी की। इस सम्मेलन की सबसे मुख्य विशेष बात थी कि हृदय रोग की बीमारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। आजकल का भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम हृदय रोग की समस्त बीमारियों का पता लगा सकेंगे, उनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में मालूम करेंगे और उसके साथ साथ ही उनको सर्वश्रेष्ठ कौन सा इलाज होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मालूम कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हृदय रोग की हर बीमारी में उपयोग हो रहा है। भारत में तो अभी चालू हुआ, पर विदेशों में चालू हो गया है। चाहे वाल की बीमारी हो, चाहे अटैक की बीमारी हो, चाहे हृदय की गति की बीमारी हो, चाहे हृदय की मसल की बीमारी हो, चाहे हृदय में पानी भरने की बीमारी हो। साथ ही आजकल का ज़माना कार्डियक MRI का आ गया है, जिससे इन सब सवालों का भी जवाब कार्डियक MRI से मालूम पड़ सकता है।
मरीज को दिल की आगे की तकलीफ है कि नहीं, उसके लिए कार्डियक सीटी में कितना कैल्शियम स्कोर मालूम पड़ जाएगा। मरीज को कौन सी, जनरली मरीज की जो एंजियोग्राफी करते हैं उसमें हम 3 से 4 धमनियाँ करीब ब्लॉक रहती है, और कौन सी धमनी से प्रॉब्लम हो रहा है वो भी मालूम पड़ जाएगा। ओसीटी के कारण डायमंड कटर के कारण जो रुकावट है बहुत अच्छी तरह से मालूम भी पड़ सकेगी और उसका इलाज हो सकेगा। कुल मिलाकर 3200 हृदय रोग विशेषज्ञों ने भारत के भाग लिया। 3 दिल्ली चाल कॉन्फ्रेंस में करीब 32 इंटरनेशनल स्पीकर आए और इस कॉन्फ्रेंस की उपयोगिता सिद्ध हुई। जिला नापतोल विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुना जुर्माना वसूला है। साथ ही 51 प्रकरण पंजीबद्ध कर 8 न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। इस वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर चल रहा है। ऐसे में जिला नापतोल विभाग ने वर्ष भर में अब तक करीब 51 केस दर्ज कर कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान करीब 5 लाख रुपए जुर्माना के रूप में वसूले गए। जिला नापतोल निरीक्षक संजय पाटनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष करीब 52 केस बनाए गए थे, जिनमें 3 लाख रुपए जुर्माना के तौर पर वसूला था। इस वर्ष वसूला हुआ जुर्माना पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी अधिक है। यहाँ बता दें कि जिला नापतोल विभाग ने यह कार्यवाही उन लोगों पर की है जो सामान कम तोलते हैं या सामग्रियों के पैकेट पर गलत जानकारी देते हैं या सही जानकारी छुपाते हैं। जिन लोगों पर कार्रवाई की जाती है उन्हें नोटिस देकर पहले राजीनामा करने को कहा जाता है। यदि राजीनामा हो जाता है तो जुर्माना जमा कर केस का निपटारा कर दिया जाता है। जिन केस में राजीनामा नहीं होता ऐसे केस न्यायालय में लगा दिए जाते हैं। वर्तमान समय में 8 प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं। जल्द ही 2 प्रकरण और लगाए जाएंगे। जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। पिछले साल कितना जुर्माना वसूल किया गया था और इस साल कितना अधिरोपित किया गया है? पिछले साल कुल मिला के अभी तक लगभग 52 केस बने थे और उसमें 3 लाख रुपए का लगभग का राजीनामा राशि वसूल की गई थी। और अभी इस वर्ष में अभी तक 51 केस दर्ज किए जा चुके हैं और उसमें करीब 5 लाख के राजीनामा राशि वसूल की गई है अभी तक। तो क्या लोक अदालत के माध्यम से भी वसूली होती है सर, या किस प्रकार से वसूली करते हैं? नहीं, इसमें डिपार्टमेंट का जो कंपाउंडिंग होता है उसमें सामने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है। यदि वो राजीनामा करना चाहता है तो उसका राजीनामा आवेदन प्राप्त करके उसका राजीनामा का आदेश जारी हो जाता है और उसको 10 दिन में जमा करना रहता है। और नहीं करता है अगर तो नहीं करना तो कोर्ट में देते हैं। जैसे अभी तक 7-8 केस हमारे कोर्ट में लग चुके हैं और अभी आने वाले 10 दिन में 2 केस और लग जाएंगे। सामान्यतः उज्जैन में कोई भी राजनेता रात्रि विश्राम नहीं करता है, तो ऐसे में क्या अपने घर पर रात्रि विश्राम नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव? मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश का नाम लंबी कश्मकश के बाद तय कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शिक्षा मंत्री रहे डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित कर दिया गया है। निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी लोगों में शामिल रहे डॉक्टर मोहन यादव अब प्रदेश के नए मुखिया हो गए हैं, लेकिन उनकी कीमत उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान उनके घर से दूर रहकर अदा करनी पड़ सकती है। बाबा महाकालेश्वर की नगरी से जुड़ी एक किंवदंती के चलते ये एहतियातन उन्हें भी बरतना पड़ेगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में यह मान्यता बहुत लंबे समय से चली आ रही है कि जो भी राजनेता बाबा महाकाल के दरबार में रात गुजारते हैं उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती। दरअसल बाबा महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल के दरबार में एक साथ 2 राजा नहीं रुक सकते। अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री गलती से भी यहाँ रात गुजारता है तो उसकी सत्ता में वापसी की राह मुश्किल हो जाती है। दरअसल यह कोई नई परंपरा नहीं है। अवंतिका नगरी में राजा विक्रमादित्य की यह राजधानी थी। राजा भोज के समय से ही उज्जैन में कोई रात में नहीं रुकता था। इस मंदिर का निर्माण 1736 में हुआ है। परंपरा का पालन लोग उसी समय से करते आ रहे हैं। जब राजा विक्रम भी यहाँ के राजा थे तब उनका किला भी इस परिधि में नहीं था, लेकिन जब भी विक्रम न्याय करने जाते थे तब राजा की कुर्सी पर भगवान महाकाल विराजित होते थे, इसलिए वह न्याय कर पाते थे। उन्होंने यहाँ राज किया, इसलिए विक्रम राजा को इस परिधि में रहने की अनुमति मिली, इसलिए वो यहाँ के राजा कहलाते थे। बाकी कोई अन्य राजा रात रुकेंगे तो उन्हें दंड के रूप में परिणाम भुगतना पड़ेगा। परंपरा चलती आ रही है। मिथक के अनुसार जो भी नेता या मंत्री बाबा महाकाल के दरबार में रात्रि विश्राम करते हैं उनकी कुर्सी छिन जाती है। ऐसा कहा जाता है
कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक रात उज्जैन रुके थे और दूसरे दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में रात्रि विश्राम किए थे, जिसके 20 दिन बाद उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने बताया कि सीएम मोहन यादव उज्जैन के नगरी के ही पुत्र हैं। इस अवंतिका नगरी में ही उन्होंने जन्म लिया है। यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है और सफर से जो आज मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, मैं मानता हूं कि वो मंदिर परंपरा को जानते हैं। निश्चित तौर पर जब वो राजा के रूप में या सीएम के स्वरूप में यदि अवंतिका नगरी में आएंगे तो बाबा महाकाल को प्रणाम करेंगे, तो वो शायद ही यहाँ निवास करेंगे, क्योंकि वो परंपरा जानते हैं। उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, वो महाकाल के सेवक भी है। यदि वो इस नगरी में पुत्र के रूप में आते हैं, यानी राजा सीएम पद को छोड़कर यहाँ आएंगे, तो किसी भी प्रकार का निषेध नहीं माना जाएगा। अवंतिका के यदि कोई राजा है तो वो भगवान महाकाल है। और ऐसी यहाँ व्यवस्था रही है कि जब यहाँ पर विक्रम राज्य करते थे तो वो स्वयं भी उस कुर्सी के ऊपर या उस आसन सिंहासन पर नहीं बैठते थे जिस पर भगवान महाकाल राजाधिराज की आधिपत्यता होती थी। इसलिए राजा का यहाँ मान्यता रही है कि अवंतिका के राजा यदि है तो वो भगवान महाकाल है और इस नगरी में दूसरा राजा विश्राम नहीं कर सकता है। ऐसी प्रथा हमारी यहाँ प्राचीन है। अब आज की व्यवस्था में महाकाल की कृपा से इसी भूमि का पुत्र राजा बना है। तो एक बात है कि जो आज इस भूमि का पुत्र जिसने इसी भूमि पे जन्म लिया, उनने गुल्ली डंडे खेले और आज वो एक सर्वोच्च पद पर महाकाल की कृपा से गए हैं। आज उनको सीएम का पद मिला है और आज इस नगरी के राजा, इस प्रदेश के राजा वो बने। हाँ, ये बात सत्य है कि महाकाल राजा है और राजा के साथ में दो राजा यहाँ नहीं रहेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे सीएम बने हैं मोहन जी, वो भी कम से कम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, यहाँ की संस्कृति के ज्ञाता हैं। उसी संस्कृति को उन्होंने आगे बढ़ाया है। इसलिए जब भी वो सीएम के तौर पर यहाँ आएंगे, मेरा मानना है जब भी सीएम के उससे यदि आएंगे तो निश्चित तौर पर वो महाकाल की नगरी की सीमा से बाहर अपना निवास करेंगे। दूसरी बात कि यदि वो इस धरती पुत्र के रूप में यदि वो आते हैं, सीएम का पद एक तरफ और यहाँ का पुत्र होने के नाते, महाकाल का सेवक होने के नाते, इस नगरी का सेवक होने के नाते यदि वो पारिवारिक दृष्टि से आते हैं तो वो निश्चित तौर पे यदि यहाँ निवास करेंगे तो वो भगवान महाकाल की कृपा से कोई निषेध नहीं माना जाएगा और बल्कि उस पर महाकाल की कृपा ही मानी जाएगी कि वो इस धरती के पुत्र हैं और महाकाल के भी सेवक हैं, महाकाल के भी पुत्र हैं। तो पुत्र पे राजा की कृपा, महाकाल की कृपा बनी रहे। राजा से राजा तो वो टकराएंगे नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो खुद भी संस्कृति के ज्ञाता हैं, शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो वो जब भी सीएम होंगे तो बाहर ही रहेंगे और यहाँ के धरती पुत्र बन के आएंगे, यहाँ के पुत्र बन के आएंगे तो वो निश्चित यहाँ नगर में निवास कर सकते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उज्जैन के पंडितों ने शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर अपनी उम्मीदें प्रकट की। 52 साल बाद उज्जैन के विधायक को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद उज्जैन में सोमवार का दिन चर्चा में रहा। एक तरफ बाबा महाकाल की कार्तिक व अगहन माह की सवारी निकल रही थी। इसी बीच डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा के बाद जश्न का माहौल छा गया। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही रामघाट के पंडों में हर्षोल्लास का माहौल है। जैसे कि शहर उन्हें विकास पुरुष के नाम से जानता है, पंडे पुजारी भी उनसे आस लगाकर बैठे हैं कि वह जल्द ही योजना बनाकर शिप्रा शुद्धिकरण करेंगे। जैसे कि विधानसभा चुनाव में टिकट की घोषणा हुई थी, वैसे ही डॉक्टर मोहन यादव शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने श्रमदान भी किया था। अब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद रामघाट के पंडे पुजारी में हर्ष का माहौल है।
रामघाट के साक्षी पुजारी पंडित आनंद जोशी लोटावाला ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव को विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, अब वे मां शिप्रा नदी का पानी शुद्ध करने के लिए जल्द ही बड़ी योजना बनाकर काम करेंगे। पंडितों का कहना है कि हमें पूरी आशा है कि वह शिप्रा को शुद्ध कर देंगे। ये बहुत हर्ष उल्लास का मामला है जो उज्जैन में 52 वर्ष के बाद उज्जैन को नया मुख्यमंत्री मिला है और बाबा महाकाल का और शिप्रा माता का आशीर्वाद ऐसा बना है कि डॉक्टर मोहन यादव ओबीसी सीट के सीधे जो सोच नहीं सकते थे और बाबा महाकाल ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया कि आप देख लीजिए कि हर्ष उल्लास से यहाँ पर बहुत ही माहौल बन रहा है, क्योंकि उज्जैन में डॉक्टर मोहन यादव ऐसा कार्य करेंगे जो आज तक हुआ नहीं है और ना होगा, क्योंकि बाबा महाकाल और शिप्रा माता का आशीर्वाद उन पर ऐसा बना है कि आज उज्जैन बहुत गौरवान्वित हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव पहला ऐसा इतिहास में ऐसा नाम होगा कि उज्जैन के अंदर डॉक्टर मोहन यादव सीएम के पद पर हैं। डॉक्टर मोहन यादव तो जब विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे जभी से उन्होंने शिप्रा के बारे में पीएचडी करा और शिप्रा को त्रिवेणी से लगाकर कालियादा महल तक उनका ऐसा एक एक शिप्रा तट के अंदर एक एक कोने पर जा करके जन को जागरूक किया। और शिप्रा माता का जब विधायक से पहले उन्होंने शिप्रा का शुद्धिकरण करा, इतने पानी में उतर करके नदी की कंजी वगैरह भी साफ की और ऐसा आशा करते हैं कि और अब नदी का पानी नर्मदा माई मिलके पूरा काम शुद्ध होगा और बाबा महाकाल और शिप्रा माता लहराते हुए बहता हुआ पानी होगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।